नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान पर हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने के बाद एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आते दिखाई पड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वार्ता फिर से शुरू हो जाए, ईरान फिर से वार्ता की मेज पर आ जाए, ताकि इस नाकेबंदी का जो उन्होंने फैसला किया है उससे उनको कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि उस पर वो आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ने की वजह से अब उनको चीन और रूस से भी चेतावनी मिलने लगी है। और इधर ईरान को वार्ता की मेज को लेकर कि वार्ता के लिए कैसे तैयारी हो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। उधर ट्रंप को और अमेरिका को एक और बड़ा झटका मिल रहा है। वहां की अंदरूनी राजनीति इस मामले को लेकर किस कदर गर्म होती जा रही है कि उसका असर सेना पर भी दिखाई पड़ रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सेना के तमाम बड़े अधिकारी अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए यानी सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, सेना को छोड़ रहे हैं, इसलिए कि सेना की बिना सलाह लिए इस युद्ध में कैसे अमेरिका को झोंका जा रहा है। इससे पहले अमेरिका के जो सेना प्रमुख हैं उनको निकाल दिया गया, उनको रिटायरमेंट के लेने के लिए बाध्य कर दिया गया और कई बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। तो सेना में ये बगावत की स्थिति दिखाई पड़ रही है अमेरिका में, और ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। और उधर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, नेता, सांसद ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, संसद के भीतर भी और बाहर भी, वो भी उससे भी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। और घिरे हुए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी, अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी और अपने देश में भी घिरे हुए हैं। यानी ईरान के खिलाफ ये छेड़े गए अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध ने किस तरीके से इन दोनों देशों को दुनिया भर में तो अलग थलग कर ही दिया है, अपने देश में भी इन दोनों नेताओं को कैसे एक अपने लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वो चीज़ें भी दिखाई पड़ रही हैं। और इधर हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने का असर क्या हुआ, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि न तो ईरान से सामान ले जा रहे जहाज़ रोक पाया अमेरिका और न ही चीन के जहाज़ों को रोक पाया। फिर किसको रोकने के लिए नाकेबंदी की गई है, इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले बात करते हैं क्या कुछ इस समय डेवलपमेंट चल रहा है, किस तरीके से अमेरिकी सेना से जो बड़ी खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें क्या कुछ कहा गया है और अब क्या उम्मीद दिखाई पड़ रही है इस नाकेबंदी के खुलने की और ईरान के दोबारा वार्ता की मेज पर आने की। अमलेंदु जी, जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका, ट्रंप चाह रहे हैं कि फिर से युद्ध विराम हो, इस्लामाबाद में फिर से दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बैठे, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ईरान के अनुरोध पर किया जा रहा है। और ईरान अनुरोध करने की बात तो छोड़ दीजिए, वो लगातार दोबारा वार्ता की मेज पर बैठने से इनकार कर रहा है और साफ तौर पर कर रहा है कि अगर इन्हीं शर्तों के साथ अमेरिका दोबारा बैठता है तो कोई फायदा नहीं है, वार्ता करने का, बैठने का कोई इससे फायदा नहीं होने वाला है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ईरान की तरफ से अभी भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो दूसरे दौर की वार्ता में हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा। हालांकि जो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाकाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कूटनीति हमेशा चलती रहती है, कूटनीति का स्थान बंद नहीं होता है, तो कूटनीतिक प्रयास चलते रहेंगे। लेकिन ईरान ने यह भी साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की जो नाकाबंदी ट्रंप साहब की सेना कर रही है वो, और इजराइल के जो लेबनान पर हमले हैं, ये सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो इसलिए जब तक ये जारी रहेंगे तब तक हम इस पे वार्ता पर कैसे जाएं, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई हम इसलिए इस पर नहीं जा सकते कि जब तक कि कोई स्पष्ट चीज़ें जो हैं वो ना आ जाएं। समीर जी, जो IRIB है, इनका जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग है, उसने कल जो सरकारी टेलीविजन, हाँ जो सरकारी टेलीविजन चैनल है, कल उसने देर रात एक ट्वीट किया समीर जी, अंग्रेजी में ट्वीट था। और उस ट्वीट में उसके अपनी टीम से हम कहीं का वो दिखाना चाहें तो उसको दिखा भी सकते हैं ट्वीट को। और हिंदी में जो उन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, और वो जो बात है वो पूरी की पूरी इस वार्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि वार्ता आगे होगी भी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या अमेरिका के ऊपर भरोसा किया जाए कि वो वार्ता करना चाहता है। ये बहुत है जो लिखा और जो नतीजे अब तक की 40 दिन की वार्ता के हैं वो भी इस ट्वीट में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। जो लिखा है IRIB यानी वहां का जो सरकारी टेलीविजन चैनल है कि 5200 न्यूक्लियर बम वाले देश ने 10,000 किलोमीटर दूर दूसरे देश पर हमला किया जिसके पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, और जो IAEA का मेंबर है उसके एलिमेंट्री स्कूल और रेलवे पुलों पर बमबारी की। क्या ऐसे देश के साथ लॉजिकल बातचीत हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर बहुत ही व्यावहारिक सवाल भी है कि आखिर
ऐसे देश से किस तरीके क्यों बात होगी और कैसे बात की जा सकती है? जो देश एक नॉन न्यूक्लियर देश पर, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, उस पर वो हमला कर रहा है और वो आईएईए का मेंबर है। आईएईए अपनी रिपोर्ट में बता चुका है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, और आप रोज आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हम उसको रोक देंगे, परमाणु बम बनाने से रोक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, तो यही है कि आप लगातार कह रहे हैं कि वो इसके पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, जबकि लोग लगातार बातचीत में कह रहा है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है और हम बनाएंगे भी नहीं। हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, देश के तौर पे हमारी एक पॉलिसी है कि हम ये नहीं बनाएंगे। और जो हमारा चूंकि इस्लामिक गणराज्य है तो इसलिए उसका भी अपना एक है कि ये नरसंहारक जो अस्त्र हैं वो हमारे पास नहीं होने चाहिए। तो वो खुतवा भी जो है वो है, तो इसलिए हम उस पर नहीं बनाएंगे। लेकिन ट्रंप साहब और उनकी पूरी टीम जब लगातार यही कहती रही है। लेकिन समीर जी, ट्रंप किस तरीके से छलावा कर रहे हैं, इसको लेकर ट्रंप के ही एक बहुत नज़दीकी हैं लिंडसे ग्राहम, सीनेटर हैं। हालांकि उन्होंने ट्रंप पे आरोप नहीं लगाया कि ट्रंप छलावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने असलियत बता दी है कि असली बात क्या है। और ये जो बातें की जा रही हैं, साहब दोबारा से वार्ता होगी और उसमें क्या क्या शर्तें होंगी, उस पर उन्होंने कह दिया है, मतलब साफ तरीके से कहा है कि भाई ये युद्ध विराम को बढ़ाने की अटकलें जो हैं ये अफवाहें बेबुनियाद साबित होंगी, ये उनका कहना है। तो ट्वीट किया है, आप बता भी सकते हैं कि उन्होंने। तो लिंडसे ग्राहम जो सीनेटर है वो क्या कुछ लिख रहे हैं, और उनका जो उन्होंने अपने ट्विटर पर जो ट्वीट किया है, लिखा है, वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि ईरान के साथ समझौता करने के लिए सीज फायर को एक बार फिर बढ़ाने के बारे में चल रही अटकलें और अफवाहें बेबुनियाद साबित होंगी। मेरे हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप का रुख साफ है। मुझे डर है कि ईरानी वही पुराना खेल खेलेंगे जो वे हमेशा खेलते आए हैं, छोटी मोटी रियायतें देकर मामले को बेवजह लंबा खींचना। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मुख्य शर्तें ये है कि यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद हो, लगभग 900 पाउंड अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका का नियंत्रण हो, हॉर्मुज स्ट्रेट बिना किसी ईरानी दखल के खुला रहे, ईरान को अपना लंबी दूरी का जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु हथियार बनाने की कोई भी उनकी जो कोशिश है वो बंद होनी चाहिए। ये वही बातें हैं, और ये इन शर्तों को लेकर जिसको ईरान ये कह रहा है कि ये तो फिर उसकी संप्रभुता पर सीधे सीधे हमला है। जाहिर तौर पर अगर ये शर्तें लेकर अमेरिका वार्ता की टेबल पर उतरता है, बैठता है, तो कोई मतलब नहीं है कि ईरान इन शर्तों को स्वीकार करेगा। बिल्कुल, तो ये शर्तें किसी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। और यही शर्तें तो तब थी जब युद्ध नहीं हुआ था, इन्हीं पर वार्ता हो रही थी। अब युद्ध में मात देने के बाद ईरान कैसे इन शर्तों को स्वीकार करेगा, ये तो अपने आप में ही बहुत बचकाना सा सवाल है। जी, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने ही एक ईरानी दूतावास का एक ट्वीट बताया था कि जो ये युद्ध से हासिल नहीं कर पाए वो वार्ता से हासिल करना चाहते हैं। तो यानी युद्ध में आप ये नहीं कर पाए तो आप इसको वार्ता से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन समीर जी, किस तरीके से अमेरिका पिछड़ रहा है, और इस जंग में एक तरीके से देखा जाए कि किस तरीके से उसको हार मिली है, और अब वो इस स्थिति में नहीं है कि ईरान को डिक्टेट कर सके। पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो जंग के बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई। और खासतौर से क्यों हो गई है, जो ट्रंप की नीति रही और जिस तरीके से ट्रंप ने इस युद्ध में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। हिलेरी क्लिंटन जो वहाँ की पूर्व राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति का चुनाव भी हार चुकी हैं, उन्होंने MS नाउ एक टीवी चैनल है उसके साथ बातचीत में टेलीफोन पर उस पर कहा उन्होंने कि ये चौंकाने वाली बात है कि ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। मैंने जितने भी वॉर गेम्स यानी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया, उनमें सबसे पहले बात हम यही मानकर चलते थे कि ईरान ऐसा ही करेगा। अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कमजोर पड़ गए हैं, जहां हमने असल में वह बढ़त और पहल खो दी है जो हमारे पास थी। तो यानी ट्रंप कितना बड़ा बेवकूफ है ये बता रही हैं हिलेरी क्लिंटन कि भाई पहले ही हमको तो सब में ही बताया जाता था कि ईरान ये करेगा। और ये बेवकूफ़ी नहीं, ये या तो आप बेवकूफ़ हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने ही देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। यही बात वो जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एक्स कर्नल, उन्होंने कहा था कि आपको अंदाजा ही नहीं है। और इससे ये मालूम पड़ता है समीर जी कि ट्रंप मूर्ख भी है और धूर्त भी है, दोनों है, मूर्ख भी है और धूर्त भी है। तो ये साफ तो कहना। और आपको याद होगा समीर जी कि जंग जब शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही 6 घंटे के लिए ईरान ने पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके उसकी प्रैक्टिस की थी। जी हाँ। और ये कहा था कि हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, चूंकि हम इसको
टेस्ट करना चाहते हैं, जी हाँ। टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको तभी समझ लेना चाहिए, तब भी आपको पता नहीं लगा पाया कि वो 6 घंटे उसने प्रैक्टिस करके देखी कि बंद हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये उसने करके दिखाया। और आप वो साल भर से आप धमकी दे रहे कि अब्राहम लिंकन खड़ा है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, और ईरान अपनी पूरी तैयारी कर रहा था, और ईरान की स्ट्रेटजी के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में भी नहीं पता है, और दूसरा जिस पर आप हमला करने जा रहे हैं उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में भी नहीं पता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ इजराइल के साथ जिसके मदद के लिए आप ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं उसको भी या तो नहीं पता है या दोनों ने आपस में स्ट्रेटजी जो है वो शेयर नहीं की। बिल्कुल समीर जी, कुछ ना कुछ आपस में जो भाई आप मिलकर युद्ध में जा रहे हैं तो दोनों देश, तो आपको आपस में बात भी करनी होगी ना कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी है, दुश्मन पे हमला करना है, किस किस तरीके से करना है। असल में इन्होंने सोचा यही था, जो इनकी पॉलिसी जो ट्रंप ने शुरू में कहा था कि 2 दिन में हम काम खत्म करके आ जाएंगे, रिजीम चेंज करके आ जाएंगे। और समीर जी, ये खबर भी है कि नेतन्याहू जो है वो अपनी जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें बड़ा नाराज हुआ मोसाद पर, और उसने कहा कि मोसाद ने तो हमको जानकारी दी थी कि हम जब हमला करेंगे तो वहाँ अंदर से जो विद्रोह हो जाएगा और जनता हमारे समर्थन में आ जाएगी, और हुआ इसका उल्टा। तो ये जो इसका मतलब कि मोसाद ने भी सही जानकारी नहीं दी। अब आपके पास अगर लोग उनके ठिकाने थे तो आप ठीक है, उनके परमाणु वैज्ञानिक आपने मार दिए, उनके कई आपने आर्मी जनरल मार दिए, आपने उनके कई नेता मार दिए, लेकिन क्या एक राष्ट्र के तौर पर आप बाल भी बांका ईरान का कर सके, उसका उत्तर नामे है। तो ये किस तरीके से बेवकूफियां की हैं ये साफ तौर पर समझ में आता है। अब जिस तरीके से समीर जी इसमें चीन की एंट्री हो रही है, इसमें रूस की एंट्री हो रही है, इनके तमाम देश जो है वो नाराज होते चले आ रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो किस तरीके से ट्रंप से नाराज है, और ट्रंप ने कितनी भद्दी टिप्पणी मेलोनी के ऊपर की, और मेलोनी के साथ में वहां का विपक्ष खड़ा हो गया इटली का, और ट्रंप को जो उल्टा सीधा जवाब दिया जा रहा है वहां से। तो यानी जो आपके साथी हो सकते थे वो आपके सब विरोधी होते चले जा रहे हैं, और ट्रंप के खिलाफ जो है देश के अंदर माहौल बन रहा है, और कहा जा रहा है कि ये पागल आदमी जो भाई अमेरिका के लिए खतरा हो गया है। तो ये परिस्थितियां पैदा हो गई। देखेंगे जो इटली में विपक्ष के नेता हैं किस तरीके से उन्होंने ट्रंप के ऊपर एक अपना गुस्सा उतारा है और कहा है कि हम अपने देश की प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से इस लड़ाई में जो हार हो रही है, जो नुकसान हो रहा है अमेरिका का, उस हार की बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं। बयान उनके अजीबोगरीब आ रहे हैं, एक के बाद एक बेवकूफ़ी भरे फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों से फिर वो बैकफुट पर जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है। आज नीदरलैंड के भी जो दूतावास है, ईरान का दूतावास, उसने भी कुछ टिप्पणी की है, लेकिन जो इटली के में विपक्ष के नेता हैं उनकी टिप्पणी बहुत ही जी हाँ, महिला है, विपक्ष की नेता है, जी हाँ, उन्होंने लिखा है कि जो भाषण दिया संसद में, ईरान की संसद में उन्होंने भाषण दिया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुनो ट्रंप, भले ही हम राजनीतिक विरोधी हों, लेकिन हम इटली के लोग अपने देश पर होने वाले किसी भी हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, खासकर तुम्हारी गंदी जबान से। जी हाँ, ये कहा इटली की नेता विपक्ष जो हैं उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के समर्थन में ट्रंप के खिलाफ। यानी कि अच्छा, यहाँ महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि जो मेलोनी है वो मेलोनी दक्षिणपंथी ही है, और दक्षिणपंथी है। और ये बात कैसे शुरू हुई? ये बात ऐसे शुरू हुई कि ट्रंप ने पोप के ऊपर जो टिप्पणी की उसका मेलोनी ने विरोध किया। उनका है कि राजनीतिज्ञों का काम धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना नहीं है, और किसी भी राजनीतिक द्वारा अगर पोप के ऊपर इस की टिप्पणी की जाती है तो यह अस्वीकार है। इसको लेकर ट्रंप ने बहुत भद्दी टिप्पणियां थी वो मेलोनी के ऊपर की। इसके जवाब में वहां की संसद में खड़े होकर वहां की जो नेता विपक्ष हैं एली शाइनी, उन्होंने ये कहा। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं उनको क्या कहा है एली शाइनी ने, और वहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं अपनी सरकार के साथ खड़े, लेकिन जिस भाषा में उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया है ये बिल्कुल एक कायदे का अगर कहा जाए तो उसको फिर शर्मसार हो जाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये वो स्थिति है। उस भाषा में ट्रंप को उन्होंने जवाब दिया है, सुन लेते हैं क्या कहा। Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori perché è accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest'Aula, per l'attacco del Presidente Donald Trump alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. E voglio dire che l'Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara: l'Italia ripudia la guerra,
Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest'Aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese. Chiediamo su questo davvero una condanna unanime. Grazie. ये है वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सचिव हैं, विपक्ष की नेता हैं एली श्लीन, और क्या कह रही हैं देखा ही पूरे संसद के भीतर कह रही हैं, तालियां बज रही हैं। उन्होंने कहा, उनका जो इटालियन में जो बात कही है उसका अनुवाद है कि एक बेहद गंभीर घटना घटी है। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर पोप लियो के प्रति कर्तव्य निष्ठा से एकजुटता व्यक्त करने के लिए किए गए हमले की कड़ी निंदा करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन में सर्वसम्मति से इसकी निंदा की जाए। उन्होंने कहा कि इटली एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और हमारा संविधान स्पष्ट है, इटली युद्ध का विरोध करता है। कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश और हमारी सरकार पर हमला करने, धमकी देने या उसका अपमान करने का अधिकार नहीं रखता। हम इस सदन में एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हम सभी इटालवी नागरिक हैं और इटली वासियों के प्रतिनिधि हैं। हम सरकार और अपने देश के खिलाफ हमलों या धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस पर सर्वसम्मति से निंदा की मांग करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, किस तरीके से अपनी जबान से, भाषा से, अपनी गतिविधियों से अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक तरीके के खलनायक बनते जा रहे हैं और अपने देश में भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने देश में भी वो किस तरीके से लोगों के का विरोध झेलना उनको पड़ रहा है, लेकिन कभी उनकी इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। वहां पर भी अभी क्या किसी सीनेटर का ही एक बयान है, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे अमलेंदु जी, जो कहा उन्होंने कि यहाँ लड़ाई की तैयारी करने के बजाय वो पोप से लड़ने में लग रहे हैं। वीकेंड अपना बिता रहे हैं। क्रिस वॉन हेलन है, क्रिस वॉन हेलन वहाँ के सीनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो समय था लड़ने का, तो उस समय आप जो है वो अपनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां जो कर रहे हो, आप पोप से लड़ने में बता रहे हैं और खुद को आप ईसा मसीह के रूप में पोस्ट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति कमांडर इन चीफ बनने के लायक नहीं है। ये कल प्रस्ताव लेकर आए कि इनके पास जो युद्ध से संबंधित शक्तियां हैं वो वापस ली जाए। हाँ, वापस ली जाए, ये लेकर आए। यही सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन है अमेरिका के, वो ये बात कह रहे हैं। तो उनको भी हम लोग सुन सकते हैं कि सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन जो है वो क्या कह रहे हैं ट्रंप को लेकर। जी बिल्कुल, सीनेटर क्रिस हॉलेन। और यहाँ पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां अमेरिका में माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। Instead of getting us out of the war, he's attacking Pope Leo. Attacking Pope Leo because Pope Leo is against war. Maybe Pope Leo, like all of us and the overwhelming majority of the American people, was horrified when he heard President Trump say and threaten massive war crimes against the Iranian people, saying he was going to end the Iranian civilization. And now we see the same president who attacked the Pope putting images of himself online as if he's Christ. This is a deranged man. तो कह रहे हैं सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन कि ईरान में अपने गैर कानूनी युद्ध को खत्म करने के बजाय ट्रंप ने अपना वीकेंड पोप लियो पर हमला करने और खुद की तस्वीरें ईसा मसीह के रूप में पोस्ट करने में बिताया। यह मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति कमांडर इन चीफ बनने के लायक नहीं है। वो अमेरिकियों और पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। हमें इस युद्ध को अभी खत्म करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति वहां कमांडर इन चीफ है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव लाया गया है कि इनके पास जो कमांडर इन चीफ के तौर पर जो शक्तियां हैं वो वापस ली जाएं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित नहीं है और ये अनाप शनाप कोई भी कदम उठा सकते हैं जो पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि ईरान में अपने गैर कानूनी युद्ध को खत्म करने की, यानी वहां की जनता, वहां की जो विपक्षी नेता हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका वहां ईरान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है वो गैर कानूनी है। बिल्कुल गैर कानूनी है। और ये बात कहां से आ रही है? ये बात अमेरिका से आ रही है, अमेरिका के अंदर से आ रही है। कहां तो इटली का विपक्ष जो है वहां की प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया ट्रंप के खिलाफ, और ट्रंप का विपक्ष जो है वो ट्रंप के खिलाफ है, और ट्रंप की पार्टी जो वो भी ट्रंप के खिलाफ है। सेना खिलाफ है। और समिति सेना इतनी खिलाफ है कि सेना की में वहाँ के जवान जो हैं और जो सर्विंग कमांडर्स हैं वो सब वहाँ से रिटायरमेंट ले रहे हैं।
जल्दी मतलब जंग के बीच में अमेरिकी सैनिक सेना छोड़कर भाग रहे हैं। एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आई है, एनपीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो रिपोर्ट जारी की है, बहुत लंबी चौड़ी। उस पर भी अभी हम लोग बात करते हैं कि किस किस तरीके से है। लेकिन इस बीच समीर जी, जो नीदरलैंड में ईरान का दूतावास है और उसने एक एआई वीडियो जारी किया, बड़ा मज़ेदार है, वो भी देखा जा सकता है। ट्रम्प साहब की जो स्थिति हो रही है पूरी दुनिया में, किस तरीके से ट्रम्प साहब खिलौना बन गए हैं, वो लेकर वो कह रहा है कि मागा की नई टॉय स्टोरी अभी अभी आई है। तो ये देखते हैं क्या उस नीदरलैंड के में जो ईरान का दूतावास है उसने क्या वीडियो जारी किया है, क्या कुछ कहा है। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा था उसका किस तरीके से मजाक उड़ाया है। इसलिए उड़ाया है कि ट्रंप खुद ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखते हैं वो वीडियो। You're my favorite toy. You do everything I say. You go wherever I point you. And the best part is, you think it's all your idea. BB! Put those stupid toys away and come eat your breakfast. You have a very busy day of destroying nations today. That boy really abuses those stupid toys. What the hell are you guys looking at? On your feet! We're going to war! I don't know who we're fighting or why, but Bibby said go, so we're going! Don't ask questions! Move out! I gave that kid everything he asked for, and I still ended up on the floor. Good luck, Jack. Hey! Zip it, Sleepy Joe! Can you not see I'm building something very important here? This is the third temple! Come on, man. And when Bibby sees it, he's gonna realize I'm his favorite toy. तो ये ईरान में नीदरलैंड का जो दूतावास है वहाँ पर ये उन्होंने वीडियो जारी किया है। और क्या उसका जो शीर्षक दिया है, मागा MAGA की नई टॉय स्टोरी अभी अभी आई। हाँ, अभी अभी आई है। अमेरिका सबसे पहले, लेकिन यह तो ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इजराइल सबसे पहले है। यानी अब इस तरीके के व्यंग में भी जो है प्रहार किए जा रहे हैं कि मागा जो है वो इजराइल फर्स्ट में किस तरीके से बदल गया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है वो इजराइल फर्स्ट में बदल गया है, इसको लेकर प्रहार किए जा रहे हैं। लेकिन समीर जी, जो एक बड़ी खबर है जिस पर हम लोगों को आज चर्चा करनी है, खासतौर से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और वो चर्चा ये है कि अमेरिका की सेना जो है उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है और ईरान युद्ध ने इसको और भी ज़्यादा बदतर बना दिया है। और ये एक NPR.org करके एक वहाँ की संस्था है, उसने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है और उसका कहना है कि ज़्यादातर फ़ोन करने वाले जो है, मतलब विवेक के आधार पर सेना में शामिल ना होने वाला जो है, इसको बनने के लिए आवेदन कैसे करना है ये पूछ रहे हैं। कॉन्शियस ऑब्जेक्टर यानी विवेक के आधार पर सेना में शामिल ना होने वाला बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं। और एक मुश्किल जो है, दखल देने वाली और शायद ये कभी इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया है जो कभी होती है, लेकिन वे अपनी चिंताएं और निराशा भी जाहिर कर रहे हैं। अक्सर बिना नाम बताए हुए वो चिंता जाहिर करते हैं। उनकी जो हॉटलाइन है उस पर भी बात करते हैं, चूँकि ये हॉटलाइन जो है उन्हें बिना किसी नतीजे भुगते हुए, बुरे नतीजे भुगते हुए अपनी बात कहने की अनुमति देती है। मतलब उनकी वो जो एक तरह से कहा जाए आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होती है, तो इसलिए वो वहाँ अपनी बात करते हैं। तो वहाँ ज़्यादातर जो है वो इसी तरीके के फ़ोन कॉल्स वहाँ पर आ रहे हैं। और सेना के जवान नौकरी छोड़ने के लिए कई तरह के कारण बता रहे हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की लड़ाई एक बड़ी वजह रही है। सिर्फ मार्च महीने में ही गैल्विन के सेंटर में 80 से ज़्यादा नए क्लाइंट आए, जो कि आमतौर पर पूरे साल में आने वाले क्लाइंट की संख्या से लगभग दोगुनी है। सबसे ज़्यादा काम वाले एक दिन में 12 क्लाइंट जुड़े और उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पलटन के 4 और सदस्य भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। यानी एक ही दिन में 12 तो आ गए और उनमें से एक कह रहा है कि मेरे साथ के 4 और जो है वो मेरी पलटन के वो और जो है वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं समय से पहले, चूँकि ईरान युद्ध की वजह से परिस्थितियां खराब हो रही हैं। इसका मतलब सैनिकों के लिए इसका मतलब जी वहाँ की समय एक बेचैनी बढ़ रही है कि ट्रंप किस तरीके से इस युद्ध को ले जाकर मौत के मुंह में सैनिकों को धकेला है और अपने और नेतन्याहू के निजी फायदे के लिए ये
सेना का इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ी जो है समीर जी वो सब आ रही। और ये एक गैल्विन संगठन है वो इसको करता है, तो गैल्विन संगठन जो है उसके पास इस तरह की आई, तो एनपीआर ने इस जैसे कई और संगठनों से बात की, यानी 80 वो गैल्विन में ही अकेले आए एक महीने में, और भी जगह आए होंगे जो इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई हमको जल्दी रिटायरमेंट लेना है। तो इस तरीके की वहाँ संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ोतरी जो है एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जिसमें सेना के सदस्य अपनी नौकरी छोड़ने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हालांकि नौकरी छोड़ने की चाह रखने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में कोई पक्का और ताज़ा डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन एनपीआर ने इस रिपोर्ट के लिए जिन लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा कि सेना की अपने सैनिकों को रोककर रखने की क्षमता में साफ दरारें देखी जा रही हैं, जिसकी मुख्य वजह सैनिकों का कम मनोबल या नैतिक चिंताएं हैं। ये साफ तौर पर उनका तब से कहा जा रहा है। और एक कैरियर काउंसलर जो है उसने अपना नाम बताने की शर्त पे कहा कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सेना को सिर्फ रिटेंशन ही थामे हुए है और यह तेजी से कमजोर पड़ रहा है। उसने अपनी पहचान ना जाहिर करने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस प्रशासन के तहत सेना के भीतर आए माहौल और सांस्कृतिक बदलाव ही मुख्य वजह हैं जिनके चलते लोग सेना छोड़ रहे हैं। यह सब बहुत गड़बड़ रहा है और सभी रैंक के कई लोग इससे निराश महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर ये मामला है। ये रिपोर्ट जो कुछ कह रही है, ये सर्वे जो कुछ बता रहा है कि किस तरह से वहां सेना के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। लोग सेना से रिटायरमेंट ले रहे हैं, समय से पहले वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और ये देखा भी जा रहा है कि सेना में युद्ध के दौरान अगर सेना के प्रमुख को जबरन रिटायरमेंट दे दिया जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और दर्जनों अफसरों को, बड़े अफसरों को बर्खास्त कर दिया जाए। तो ये सेना के भीतर जो बेचैनी चल रही है। और ये भी आरोप लग रहे हैं हमलेंदु जी कि सेना जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन है वो सेना का इस्तेमाल वो घरेलू जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी कर रहा है, और तमाम राज्यों में जहां उनकी सरकारें नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकारें हैं, वहां सेना का इस्तेमाल कर रहा है। इसको लेकर भी बड़ी नाराजगी है। बिल्कुल समझ जी, बहुत ज़्यादा नाराजगी है। और जो कंजर्वेटिव अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की कोई शेख है वो कह रही है कि कुछ उथल पुथल की वजह ट्रंप प्रशासन का सेना को कल्चर वॉर्स में घसीटना है और ये धारणा बनाना है कि महिलाओं और रंगीन लोगों ने हमारी सेना में लीडरशिप की जिम्मेदारियां अपनी काबिलियत से हासिल नहीं की हैं। यानी एपस्टीन मामला जो है वहाँ की सेना में भी घुसा हुआ है और एपस्टीन वाले लोग जो हैं वो सेना में किस तरीके से उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, एक ये, और दूसरा ये कि सेना को जो है कल्चर वार्स में घसीटा जा रहा है, ये कह रहे हैं। और वो कह रही हैं कि ये सिर्फ सेना में मौजूद महिलाएं और रंगीन लोग ही नहीं हैं जो हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, बल्कि वे लोग भी जो सोच रहे हैं कि क्या सेना उस तरह के राजनीतिक दबाव के बावजूद अपनी समावेशी मेरिटोक्रेसी को बनाए रख पाएगी जैसा कि बड़े राजनेता उस पर दबाव डाल रहे हैं। यानी एक तरीके से वहाँ पर एक प्रेशर वहाँ लोगों पर, सेना के अधिकारियों पर और बड़े लोगों पर भी, और दूसरे सेना के निचले रैंक के अधिकारियों पर भी, और दूसरे ब्लैकमेलिंग का भी खेल चल रहा है। यानी कुछ लोग जो यहाँ पर सेना में इस तरह की चीज़ों में, गतिविधियों में लिप्त हैं और ट्रंप प्रशासन से मिले हुए हैं, उनको प्रमोशन और उनकी बढ़ोतरी, यानी उनको ज़्यादा महत्व मिल रहा है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन भी वहाँ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, ये फ्रस्ट्रेशन वहाँ दिखाई पड़ रहा है। और जो ये कहा गया कि जो मतलब इस एनपीआर ने जिन लोगों से बातचीत की, जिन सैनिकों से, तो उनका कहना था कि सेना के सदस्य या तो समय से पहले रिटायर होना चुन रहे हैं या फिर जब उनके कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो जाते हैं तो दोबारा भर्ती नहीं हो रहे हैं, और कुछ अन्य लोग मेडिकल कारणों से अलग होने के लिए आवेदन कर रहे हैं, या फिर इसका अंजाम क्या होगा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, इसकी भी परवाह किए बिना अपने भर्ती कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है समीर जी की। ठीक है, बाद में क्या होगा, अंजाम कोर्ट मार्शल होगा, सजा होगी, वो देखा जाएगा, लेकिन मौत के मुंह में नहीं जाना है ईरान में युद्ध लड़ने के लिए। ये वहां के सैनिक कर रहे हैं। ये बड़ी समीर जी जो है वो खुलासा एक तरीके से हुआ है। ये इस रिपोर्ट में उन सारी चीज़ों को एक तरीके से जो सेना के भीतर वहाँ बगावत की खबरें, नाराज़गी की खबरें और एक तरीके के फ्रस्ट्रेशन की खबरें थी, उन पर ये रिपोर्ट मोहर लगाती है कि किस तरह से सेना वहाँ खिलाफ हो गई है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ। और वहाँ पर जो ये नीतियाँ हैं, जिस तरीके से इस लड़ाई में, जो अमेरिका की जनता भी कह रही है, डेमोक्रेट्स भी कह रहे हैं कि इस लड़ाई में, बेवजह की लड़ाई में ईरान के
खिलाफ जबरदस्ती अमेरिका को झोंका गया है। अब क्या कुछ इसका नतीजा होगा, लेकिन परिणाम ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के भीतर भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थितियां जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल हो चुकी हैं। बिल्कुल समीर जी, बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल हो चुकी हैं। और जिस तरीके से समीर जी ईरान का प्रतिनिधिमंडल मीनाव 168 जहाज लेकर चला और प्रतिनिधिमंडल का नाम लेकर चला, उसका बहुत गहरा असर अमेरिकी सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है समीर जी। और बहुत विचलित जो है वो अमेरिकी सैनिक इसको दिखाई पड़ रहे हैं। क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट के एडम वेनस्टीन, जो दुनिया भर में अमेरिकी सेना के संयम का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि इस उथल पुथल ने आने वाली प्रतिभाओं को एक संकेत दिया है। और वो जो कह रहे हैं समीर जी बहुत बड़ी बात है, और आप उसको बता भी सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एडम वेनस्टीन है और ये लिख रहे हैं कि जब आप अमेरिकी सेना के भीतर अराजकता देखते हैं कुछ हद तक कम से कम पेंटागन से बाहर आते हुए, तो ये उन बेहतरीन और सबसे होनहार लोगों को क्या संदेश देता है जो अमेरिकी सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ये बात लगभग हमेशा ही सामने आती है। लोग कहते हैं मैं ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकता जो ऐसा कर रही है। तो ये चीज़ें हैं कि वो इन चीज़ों ने विचलित किया है वहाँ के लोगों को भी और सेना को भी। सेना में जो शामिल लोग हैं वो इस तरह से सेना में जाते हैं तो देश की रक्षा के लिए, अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए, वो मानवता के खिलाफ अपराध करने के लिए नहीं जाते हैं। अमेरिकी सेना का जो है जो बात ये कह रहे हैं एडम वेनस्टीन, समीर जी, वो जो गैल्विन संस्था है जहाँ पे वो कॉल आती हैं, तो उसका कहना है, जो नाम बिना नाम लिए हुए, कि उनसे बात करने वाले सभी कॉलर जो थे युद्ध के पहले ही दिन ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हुई बमबारी का जिक्र करते हैं, जिसमें कम से कम 165 आम नागरिक बच्चे मारे गए थे। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, जिसे सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं थी, एक शुरुआती आकलन में पाया गया कि इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार था। और ये जो है ये कहा जो हिस्सा मतलब जो अपना जो रिटायरमेंट के लिए जो पूछ रहे हैं कि कैसे हम रिटायरमेंट लें, वो सैनिक कहते हैं कि ये बात लगभग हमेशा से ही सामने आती है और लोग कहते हैं कि मैं ऐसी किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकता जो ऐसा कर रही हो। तो यानी आपने बेगुनाह बच्चों को 165 को जो आपने 168 बच्चों को जो आपने पहले ही दिन आपने जो मारा, उसका बहुत बुरा असर जो है समीर जी ये वहाँ के सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बिल्कुल बहुत बुरा असर। और जब जिस तरीके से प्रतिनिधिमंडल जो गया वहाँ पर, ईरान का प्रतिनिधिमंडल उस जहाज़ पर मीनाव 168 इस्लामाबाद गया, उन बच्चियों की तस्वीरें थी, उनके बैग्स थे और उनके स्कूल वाली चीज़ें थी, उसको लेकर भी जब वो तस्वीरें आई तो बहुत विचलित करने वाली थी। और उस स्कूल पर हमला तो अपने आप में बहुत विचलित करने वाला था। तो ये अमेरिकी सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ा है और जनता में तो इसको लेकर नाराजगी है ही। इधर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है और डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से उन्होंने भी चेतावनी दी है, सीख दी है कि संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने की बात करना वो किस तरह के लोग करते हैं। एक बार देखते हैं उनका ट्वीट क्या कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन और ये कहा है, मसूद पेजेश्कियन लिख रहे हैं कि सभ्यताओं की प्रामाणिकता उनके इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ों पर ही प्रकट होती है। स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली और मिस्र द्वारा ज़ायोनी शासन की युद्धोन्माद और अपराधों का विरोध करने की स्थिति उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थिति में निहित है। तो ये चीज़ का उन्होंने बताया है कि सभ्यता और संस्कृति की जो पहचान होती है, कद्र होती है, वो उसी तरह के लोग करते हैं, वही समझ सकते हैं। और किसी भी सभ्यता या संस्कृति को नष्ट करना ये संभव नहीं है। आप लोगों को नष्ट कर सकते हैं, आप संसाधनों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी संस्कृति और सभ्यता को नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो निरंतरता होती है वो 2-4 साल की नहीं होती है, वो हज़ारों साल की होती है। बिल्कुल समीर जी, हजारों साल की निरंतरता होती है। और जाहिर सी बात है समीर जी, हम लोगों ने भी यहाँ चर्चा की थी कि भाई अमेरिका जो है वो इजराइल या पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई क्यों पड़ता है। वो इसलिए दिखाई पड़ता है चूंकि अमेरिका भी कृत्रिम राष्ट्र है, फेक कंट्री है। इजराइल और पाकिस्तान भी फेक कंट्री है। अमेरिका का खुद का इतिहास 250 साल पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इजराइल और पाकिस्तान का तो लगभग एक बराबर का ही इतिहास है, उतना ही। भारत सदियों पुराना देश है, ईरान सदियों पुराना देश है, मिस्र और ग्रीक जो है वो सदियों पुराने हैं। तो ये सदियों पुराने जो देश हैं उनकी अपनी सभ्यता एक संस्कृति है। रूस सदियों पुराना है, उसकी अपनी एक सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन अमेरिका, इजराइल या पाकिस्तान की अपनी कोई सभ्यता या संस्कृति है ही नहीं, कोई इतिहास ही अपना नहीं है। तो आपका इतिहास तो अभी है, मतलब अमेरिका का 250 साल पुराना, इजराइल और पाकिस्तान का 77-78 साल पुराना।
इतना ही है। तो इसीलिए ये इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। तो जो सभ्यता को मिटाने वाली ट्रंप ने बात की थी, उसका बहुत करारा जवाब एक तरीके से ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने दिया है। जी बिल्कुल, तो ये जवाब उनका जो दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इधर लगातार कोशिशें कर रहे हैं, इधर बयान आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के भी कि ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों से बात भी की है, लेकिन कोशिश में लगातार लगे हुए हैं ट्रंप की युद्ध विराम समझौता फिर से हो, वार्ता की मेज पर बैठे। लेकिन लगातार अब बयानबाजी भी उनकी आ रही है और वो कह रहे हैं कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जिस तरह से हमने नाकेबंदी की है उससे ईरान अब फिर बातचीत करने को एकदम आतुर दिखाई पड़ रहा है, जबकि आतुरता दिखाई पड़ रही है ट्रंप की गतिविधियों में ही। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी करके वो कैसे घिरे हुए हैं, चीन ने जिस तरीके से उनको चेतावनी दी है, रूस ने चेतावनी दी है, तो बिल्कुल बैकफुट पर है। लेकिन बयान वीर जिसको कहते हैं कि बयानों की वीरता उनकी, वो लगातार उनके जो ट्रुथ सोशल पर लिखते हैं वो आ रही है। हाँ, ट्रुथ सोशल पे भी आ रही है। और फॉक्स न्यूज़ जो है, जो उनका ही कहा जाता है कि उनका समर्थक तो है ही है, अब उनका है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कल एक बातचीत में ये कह दिया कि ये युद्ध खत्म होने के करीब है। और उन्होंने दूसरे दौर की बातचीत का संकेत भी दिया कि ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत होगी। और जो फॉक्स न्यूज़ है उसके ने इंटरव्यू का एक हिस्सा दिखाया और उसमें उन्होंने कहा, मतलब उनसे कहा कि मुझे लगता है कि यह खत्म होने के करीब है। हाँ, और उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि मैं इसे खत्म होने के करीब मानता हूं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से फिर कहा कि अगर उन्होंने ईरान के साथ युद्ध ना छेड़ा होता तो अब तक उस देश के पास परमाणु हथियार होता। और उन्होंने कहा कि अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो आप वहां सबको बुला रहे होते, सर आप ऐसा करना नहीं चाहेंगे। और ट्रंप ने फिर कहा कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है और अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुई तबाही के बाद ईरान को फिर से खड़ा होने में 20 साल लगेंगे। और उन्होंने कहा कि और हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, हम देखेंगे कि क्या होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी तरह से कोई समझौता करना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा कि मतलब वो कोई बहुत बुरी तरीके से कोई समझौता करना चाहते हैं। ईरान समझौते के लिए दौड़ आप रहे हैं। अब ये कहा नहीं जाता है कि एक कहावत है कि अब रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई है। तो आप हर मोर्चे पर ईरान से परास्त हुए हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। आपके अपने देश के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ईरान को हमने लगभग हरा दिया है, लगभग ख़त्म कर दिया है। अब लगभग कह रहे हैं, लेकिन 20 दिन 25 दिन पहले तो कह रहे थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। पर ये जो ट्रंप की जो नीति है, ट्रंप प्रशासन जो कुछ कर रहा है, उनके तमाम सहयोगी जो कर रहे हैं, उन्हें अपने देश में कितना ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है उसका उदाहरण दिखाई पड़ा। जेडी वेंस को एक कार्यक्रम में गए हुए थे और किस तरह से उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उनका वहां बहिष्कार हुआ, उनकी वहां पर लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह से खड़े होकर ये कहा कि आप लोग बच्चों को मार रहे हैं, आप मानवता के खिलाफ युद्ध करने के आप अपराधी हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, वो कल जो थे वो जॉर्जिया में कंजर्वेटिव टर्निंग पॉइंट यूएसए TPUSA कॉन्फ्रेंस में जो थे वो गए थे और वहाँ वो भाषण दे रहे थे। और जिस समय वो भाषण दे रहे थे उसी में से बीच में कई बार प्रदर्शनकारियों ने टोका जो गाजा पर इजराइल के नरसंहार वाले युद्ध के खिलाफ बातचीत कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में से एक ने चिल्लाकर कहा कि ईसा मसीह नरसंहार का समर्थन नहीं करते। ये बहुत जोर से चिल्लाकर कहा तो वेंस जो थे इसका जवाब देने के लिए मजबूर हो गए और वेंस ने कहा कि मैं सहमत हूँ, ईसा मसीह नरसंहार का समर्थन नहीं करते, चाहे अंधेरे में से किसी ने भी ये बात चिल्लाकर कही हो, वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करते। यानी उन्होंने कहा कि भाई अंधेरे में से किसी ने ये बात चिल्लाकर कही है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, वो हम लोग सुन भी सकते हैं समीर जी वो किस तरीके से घटना हुई और वेंस को था वो जवाब देना पड़ा किस तरीके से। बिल्कुल देखते हैं किस तरह से जेडी वेंस का विरोध हुआ, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, लोगों ने जो कुछ वो कर रहे हैं ईरान में उसको लेकर क्या कुछ कहा और जेडी वेंस की क्या प्रतिक्रिया थी। How can you say that God is never on the side of those who wield the sword? Was God on the side of the Americans who liberated France from the Nazis? Was God on the side of the Americans who liberated Holocaust camps and liberated those innocent people from, those who had survived the Holocaust? I certainly think the answer is yes, and I agree. Jesus Christ does not. I agree. Jesus Christ certainly does not support genocide. Whoever yelled that out from the dark, he certainly does not. I think that's pretty easy. I think that's a pretty easy principle. Okay, so here's a guy. Let me just say this. This is a guy. No.
First of all, random dude who's shouting, can I finish my point and then I'll respond to what you just shouted? Is that okay? So if you want to complain about what happened in Gaza, so if you want, sir, to complain about what happened in Gaza, why don't you complain about Joe Biden and the last administration? We're the administration that solved that problem. And by the way, not only was our administration like the administration that solved the problem, but the president. Excuse me, sir. Right now, you see more humanitarian aid coming into Gaza than it has any time in the past 5 years because we have taken that situation. तो ये इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ज़बरदस्त हूटिंग हुई जिसमें तमाम इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, वहाँ सुन रहे हैं। और ये जो टर्निंग पॉइंट यूएसए ये कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका किस तरीके से सवाल पूछा गया, जेडी वेंस बैकफुट पर दिखाई पड़े, जवाब नहीं था। हाँ, बैकफुट पर दिखाई पड़े और फिर बाद में कहा उन्होंने कि भाई उस व्यक्ति को शुक्रगुजार होना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा में युद्ध विराम करवाया, और उन्होंने कहा कि हम ही वह प्रशासन है जिसने समस्या को हल किया। लेकिन बाद में जब ये जवाब दे रहे थे उसी समय एक और प्रदर्शनकारी था, वो चिल्लाकर कह रहा था तुम बच्चों को मार रहे हो, तुम बच्चों पर बम बरसा रहे हो, तुम बच्चों को मार रहे हो। और इस कार्यक्रम में जेडी वेंस का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। हम लोगों ने विजुअल दिखाया कि किस तरीके से जेडी वेंस की हूटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है समीर जी। तो ये इधर वहां पर अपने देश के भीतर कैसे वहां लगातार विरोध हो रहा है, और जो ईरान में जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक गैर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में किस तरह से वहाँ एक बच्चों को मार रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कैसे वहाँ आम जनता विरोध कर रही है, सड़कों पर तो उतर ही रही है। जहाँ ये सेमिनार में किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, ट्रंप हो चाहे जेडी वेंस हो, उनका कैसे विरोध हो रहा है, किस तरह से लोग अपनी नाराज़गी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, और वहाँ विपक्षी पार्टियां जो है वो दिखाई रही हैं। दूसरी बात ये कि ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हम ईरान को हरा चुके हैं या हराने के करीब हैं। बहरहाल यहाँ जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में भी अब सेना भी सवाल उठाने लगी है, जिस तरीके का युद्ध अमेरिका लड़ रहा है ईरान के खिलाफ। लेकिन यहाँ जो कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों को लेकर भी ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए, लेकिन उस पर ईरान को किसी तरह का भरोसा नहीं है, वो कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि हमारी शर्तें जो है आप उन पर बातचीत कर नहीं रहे हैं, आपकी शर्तों पर हम बातचीत करने जाएंगे नहीं, तो फिर बातचीत का मतलब क्या रह जाता है। बिल्कुल समझिए, ये बातचीत कैसे होगी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। केवल टाइम काटना है, केवल टाइम काटना है। और इस बीच जो समीर जो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत की, और मसूद पेजेश्किन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनसे भी बातचीत की, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन इस बीच जो सैयद अब्बास अरागची हैं, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनका साफ तौर पर कहना है कि ईरान को निशाना बनाकर की जा रही अकारण आक्रामकता के चक्र का अंतिम रूप से अंत और इस्लामी गणराज्य की उचित जवाबी कार्रवाई लेबनान में इजरायली अत्याचारों को रोकने और आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यानी अमेरिका अगर इसी तरीके से जारी रहेगा तो कोई बातचीत नहीं हो सकती है, उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है। और उन्होंने स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस के साथ कल टेलीफोन पर बातचीत में ये टिप्पणियाँ कहीं, और उन्होंने कहा कि मध्यस्थों को हमने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, अब गेंद अमेरिका के पाले में है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध विराम स्थापित करने और युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से मध्यस्थों के प्रयासों को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध को रोकने और लेबनान में इजरायली शासन द्वारा बढ़ते हिंसक कृत्यों को रोकने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। ये उन्होंने साफ तौर पर समीर जी कहा है। लेकिन इनके कहने के साथ साथ समीर जी जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं वो भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अगर ईरान मतलब अमेरिका का यही रवैया जारी रहा जिस तरीके से वो कर रहा है तो फिर दूसरे दौर की वार्ता संभव नहीं है, और इसीलिए अभी तक ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं
नहीं हुई है कि कोई वार्ता हो सकती है। ये है सेंटर फॉर मिडिल ईस्टर्न स्ट्रेटजिक स्टडीज, ये एक संस्था है, उसके सीनियर रिसर्च फेलो हैं अब्बास असलानी। वो कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के दूसरे दौर की पुष्टि नहीं की है। और एक वहाँ पर जो एक चैनल है अल जजीरा, उसको बताया, उससे बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हालांकि क्षेत्रीय ताकतों खासकर मध्यस्थों की ओर से इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ये भी कह रहे हैं वो कि कुछ ईरानियों का मानना है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी के बाद वैश्विक तेल बाजार को लगे झटके को कम करने के लिए बातचीत का संकेत दे रहा है। ईरान इस नाकेबंदी को संघर्ष विराम का उल्लंघन मानता है और इससे हालात और मुश्किल हो सकते हैं। असलानी आगे कहते हैं कि जो संघर्ष विराम अभी लागू है वो बहुत नाजुक है और ये डगमगा रहा है क्योंकि इजरायली लेबनान पर हमला कर रहे हैं और अमेरिका किसी तरह हालात को और बिगाड़ने के लिए नाकेबंदी लागू कर रहा है। हम ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका की हालिया नाकेबंदी पर ईरान के अंदर से क्या प्रतिक्रिया आती है। बाकी बचे जो विवादित मुद्दे हैं उन पर किसी तरह की सहमति बन पाना मुमकिन हो सकता है, ये देखते हुए कि प्रतिनिधिमंडल शायद नए स्थान पर मान लीजिए राजनीतिक फैसलों के साथ आ रहे होंगे। अब ये नए स्थान की चर्चा भी काफ़ी हो रही है। ट्रंप ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग इस्लामाबाद में फिर मिल सकते हैं, लेकिन अगर वार्ता की मेज़ पर दोनों देश आते भी हैं तो अब की बार ईरान शायद इस्लामाबाद ना आए, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। बिल्कुल समझिए, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि शायद इस पर ना आए और ये हो सकता है। और ये जो कह रहे हैं असलानी, ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि भैया आप जब नाकेबंदी भी कर रहे हैं, इजराइल लेबनान पे हमले जारी रखा हुआ है, सीज फायर की शर्तों में ये बात शामिल थी कि इजराइल जो है हमले नहीं करेगा लेबनान पर, तो अगर ये हमले कर रहा है तो सीज फायर हुआ कहाँ फिर? तो फिर वार्ता का मतलब क्या है? जब आप पहले जो सीज फायर उसी को नहीं मान रहे तो दूसरे दौर की वार्ता का क्या मतलब है? लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो बहुत बेसब्री से कोई वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन समीर जी, इस बीच एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं, उन्होंने एक बात कही है और वो जो क्या कहा उन्होंने बता सकते हैं आप उनका एक ट्वीट। हाँ। पहले ट्वीट देखते हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और लिख रहे हैं, जो उम्मीद जताई है कि बातचीत से ये जो विवाद है वो सुलझ सकता है। कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में संकट का कोई मिलिट्री समाधान नहीं है, सीरियस बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए, सीज फायर को बनाए रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इसे बढ़ाना चाहिए और इंटरनेशनल नेविगेशनल अधिकारों और आज़ादी, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट भी शामिल है, उसका सभी पार्टियों को सम्मान करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। लेकिन इधर इमैनुअल मैक्रो ने भी बात की है, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी और ईरान के राष्ट्रपति से भी। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस बातचीत के बारे में वो भी जानते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये इमैनुअल मैक्रो का ट्वीट है। लिख रहे हैं कि कल मैंने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात की। मैंने इस्लामाबाद में रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने, गलतफहमियों को दूर करने और किसी भी तरह की बढ़त से बचने की अपील की। यह खास तौर पर ज़रूरी है कि सभी पार्टियां सीज फायर का सख्ती से पालन करें और इसमें लेबनान भी शामिल हो। यह भी उतना ही ज़रूरी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शर्त के, बिना किसी रोक या टोल के जल्द से जल्द फिर से खोल दिया जाए। इन हालात में संबंधित मुख्य पार्टियों के सपोर्ट से बातचीत जल्दी फिर से शुरू हो जानी चाहिए। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इस शुक्रवार को पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन देशों को एक साथ लाया जाएगा जो हमारे साथ मिलकर एक मल्टीलैटरल और पूरी तरह से डिफेंसिव मिशन में योगदान देने के लिए तैयार हैं, जिसका मकसद सुरक्षा हालात के मुताबिक स्ट्रेट में नेविगेशन की जो आज़ादी है उसको फिर से शुरू कर सकता है। यानी बातचीत हो और इस पर जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया है वो खोला जाए या कुल मिलाकर जो विवाद है उसको सुलझाया जाए। तो ईरान तो तैयार है, वो कह रहा है कि ये तो लड़ाई कभी भी खुल सकती है, बंद हो सकती है, लेकिन जो उसकी संप्रभुता का अगर सम्मान नहीं होगा तो फिर कैसे संभव है? बिल्कुल समझिए, ये संप्रभुता जो है उसका क्या कहेगा कि आप बैलिस्टिक मिसाइलें मत बनाइए, आप ड्रोन मत बनाइए, आप परमाणु हथियार तो ईरान खुद ही मना कर चुका है, तो आप उसके ऊपर ये पाबंदी अगर लगाएंगे तो कोई भी संप्रभु राष्ट्र है वो कैसे स्वीकार करेगा? और वो भी सक्षम संप्रभु राष्ट्र है, उसने आपको 40 दिन की लड़ाई में बुरी तरीके से पस्त किया है। बिल्कुल। और जो आरोप लगाकर आप ये प्रतिबंध लगाना चाहते हैं वो आरोप आपके गलत हैं। गलत है, बिल्कुल। कि उसके पास परमाणु हथियार है, वो कह रहा है नहीं है। IAEA कह चुकी है परमाणु हथियार नहीं है। अमेरिका की खुद की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां कह चुकी,
इंटेलिजेंस एजेंसियों की चीफ जो है तुलसी गैब्बार्ड, वो कह चुकी मैं राष्ट्रपति ट्रंप का सार्वजनिक तौर पर अपमान करना नहीं चाहती, लेकिन ईरान के पास कोई इस तरह की सूचना नहीं है कि उसने परमाणु हथियार बनाया हो या वो परमाणु हथियार बनाने वाला हो। आईएई कह चुका। आपकी जो आतंकवाद निरोधी संस्था है उसके जो चीफ थे जॉय केंट, उन्होंने इस बात पर इस्तीफा दे दिया और यही कहते हुए इस्तीफा दिया कि परमाणु हथियार नहीं बना रहा था ईरान, इस पर हमला गलत है। तो ये समझिए एक तरीके से देखा जाए कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं और अमेरिका को ले आकर उन्हें जहाँ फंसा दिया है, उसका हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार विरोध है और ये विरोध केवल वैश्विक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर भी ट्रंप की नीतियों और ट्रंप की जो कार्रवाइयाँ हैं ईरान के खिलाफ जिस तरीके से युद्ध छेड़ा है उसको लेकर भी हो रहा है और लगातार ये स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं क्योंकि एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान आ रहे हैं। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी इसको लेकर एक चिंता जता रहे हैं। वो 14 और 15 अप्रैल को आधिकारिक यात्रा पर है, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी और लावरोव ने कहा है कि 14 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी 4 घंटे से ज़्यादा बातचीत चली और इसमें द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस जो पश्चिमी एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात अब हमारे पश्चिमी साथियों के कामों की वजह से और बिगड़ रहे हैं। पश्चिमी यानी उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, अमेरिका के लिए खासकर कहा, खासकर यूक्रेन, लैटिन अमेरिका और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे क्षेत्रों में। और उन्होंने कहा कि रूस और चीन ने व्यापार, आर्थिक और निवेश सहयोग को इस तरह से विकसित करने के प्रयासों की समीक्षा की जिससे इसे प्रतिबंधों और अन्य अवैध तरीकों, जोर ज़बरदस्ती, ब्लैकमेल और हुक्म चलाने से बचाया जा सके। तो ये उनके बीच की जो कुछ वार्ता रही है उसको लेकर। और कल जो मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी को उन्होंने एक ऐसी उलझी हुई गांठ बताया जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल होगा और चेतावनी दी कि इसे बस काटकर अलग करने के प्रयासों के सफल होने की संभावना कम है। कुल मिलाकर जो जिस तरीके की कोशिश अमेरिका की ओर से हो रही है उस तरह से ये विवाद कतई नहीं सुलझने वाला है, ये उनका कहना है। और जो हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की उसको लेकर कल चीन ने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया दी थी और चीन के जहाज़ तो गुजरते चले गए, अमेरिका ने न जाने कौन सी नाकेबंदी कर रखी है। बिल्कुल समझिए, चीन के जहाज़ गुजरते चले गए और कई देशों के वहाँ से जहाज़ गुजरे। हालांकि जो वहाँ का यूएस सेंट्रल कमांड उसका कहना है कि कोई जहाज़ नहीं गुजरा है। लेकिन जो लावरोव ने एक और बात, उनका जो तमाम ये इसको लेकर जो फैक्ट चेक हुए हैं बहुत सारी एजेंसियों ने, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये गलत बयान दे रहा है जो सेंट्रल कमांड है। सेंट्रल कमांड गलत बयान दे रहा है। जो शिप ट्रैकिंग होती है उसके जरिए ये मालूम पड़ा है कि वहां से जहाज निकले कई जहाज निकले और उनमें चीन का एक ऐसा जहाज निकला है जो प्रतिबंधित है, वो भी निकला है इसका। लेकिन जो लावरोव ने समीर जी एक बात कही, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उन्होंने कहा, मतलब रूस के जो रक्षा मंत्री हैं, कि पश्चिमी देशों अमेरिका और यूरोप दोनों द्वारा अपने वर्चस्व को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के खुले प्रयास, जिनमें गुलामी का व्यापार और उपनिवेशवाद शामिल है, दूसरों की कीमत पर जारी है। और उन्होंने कहा कि दुनिया के ज़्यादातर देशों की तरह ना तो चीन और ना ही रूसी संघ इस रवैये से सहमत हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी को एक ऐसी उलझी हुई गांठ जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल होगा और चेतावनी दी कि इसे बस काट कर अलग करने के प्रयासों के सफल होने की संभावना कम है। तो ये जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जो अमेरिका, यूरोप है, वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए और दूसरों को गुलामी और जो उनका उपनिवेशवाद है उसको बनाए रखने के लिए जो करना चाहते हैं, तो इसको ना चीन स्वीकार करेगा ना रूस स्वीकार करेगा। यानी कि ईरान के साथ उनकी एकजुटता बनी रहेगी और ईरान की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए रूस और चीन आगे आ सकते हैं। समीर जी, अभी तक तो जो बातें हो रही थी वो टेलीफोन पे हो रही थी, लेकिन अब चूंकि सर्गेई लावरोव चीन में हैं, चीन पहुंचे हुए 2 दिन के भी यात्रा पर हैं, उनकी 4 घंटे चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत हुई है, उनकी शी जिनपिंग के साथ भी बातचीत बताया जा रहा प्रस्तावित है, उनसे भी होगी। तो बहुत सी चीज़ें वहाँ नई आकार लेती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसी तरीके से पेड्रो सांचेज जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं, उनकी शी जिनपिंग के साथ बातचीत हुई। कल हमने उनका जिक्र भी किया था कि वहाँ क्या क्या बात हुई। दोनों ने कहा कि हम इतिहास में जो है एक ही मोड़ पर खड़े हुए हैं, मतलब एक ही पाले में हम खड़े हुए हैं। और वो पाला कौन सा है? वो ईरान की तरफ का पाला उन्होंने मतलब इस तरीके से कहा जाए उसका स्पष्ट किया। और जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया में जो ईरान का दूतावास है उसने वो जो वीडियो जारी किया था, हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में दिखाया भी था कि वो जो देखिए कौन एपस्टीन फाइल्स में नहीं है। तो ये जिस तरीके से चीज़ सब सामने आ रही, तो एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ हम लोग देख रहे हैं। तो क्या ट्रंप साहब ने ईरान पर हमला करके अमेरिका के साथ बहुत बड़ा बुरा कर दिया है?
ये भी अब बातें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका के भीतर ही चल रही हैं। वहां पर सीधे सीधे इन सारी चीजों के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराया जा रहा है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये नेतान्याहू के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। उधर अमलेंदु जी, जो जिस तरह से यहाँ पर इटली ने इजराइल के खिलाफ कदम उठाया है, इसका जो पूरे घटनाक्रम में अब इटली भी काफी मुखरता के साथ इस लड़ाई में ईरान के साथ दिखाई पड़ रहा है, उसको लेकर वहां पर जो इजराइल की विपक्षी पार्टी है, उसके विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। यानी ट्रंप जिस तरीके से घिरे हुए हैं, नेतान्याहू भी उसी तरीके से अपने देश में वहां घिरे हुए हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार इस युद्ध के लिए कोस रही हैं और इसलिए कोस रही कि आखिर इस युद्ध का हासिल क्या है। बिल्कुल समझिए इसका हासिल क्या है, और जिस तरीके से मेलोनी ने ट्रंप का विरोध किया, इसको लेकर याइर लैपिड जो हैं वहाँ के जो नेता विपक्ष हैं इजराइल के, उन्होंने बहुत तगड़ा हमला बोला है नेतन्याहू के ऊपर, और हम लोग उनका ट्वीट देख सकते हैं और उसे आप बता सकते हैं। बिल्कुल, याइर लैपिड जो है उनका ट्वीट हम लोग देखते हैं और क्या लिखा है उन्होंने। वो लिख रहे हैं कि इटली का इजराइल के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते को निलंबित करने का फैसला प्रधानमंत्री और नाम मात्र के विदेश मंत्री की एक और शर्मनाक नाकामी है। मेलोनी कोई वामपंथी प्रगतिशील यूरोपीय नेता नहीं है, वो दक्षिणपंथी रूढ़िवादी खेमे से हैं और आतंकवाद से लड़ने की ज़रूरत को समझती हैं। ये सरकार उन लोगों के बीच भी इजराइल के हितों को बढ़ावा देने में नाकाम रही है जिन्हें हमारा स्वाभाविक मित्र और सहयोगी माना जाता है। हम वापस आएंगे, सरकार बनाएंगे और इजराइल एक बार फिर वो देश होगा जिससे हर कोई प्यार करना चाहेगा। ये याइर लैपिड है, वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ये लिख रहे हैं और किस तरीके से नेतान्याहू सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। और नेतान्याहू भी वहाँ पर अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो वो उसमें जीत हासिल करेंगे। पर अब जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, जिस मकसद से उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, जल्दबाजी की थी, अमेरिका के न चाहते हुए भी उसको भी झोंक दिया इस लड़ाई में, अब ये लड़ाई इन दोनों देशों के खिलाफ किस तरीके से जा रही है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल समझिए, इन दोनों देशों के खिलाफ जा रही है और ईरान से कोई प्रतिक्रिया ना मिलकर कि शांति वार्ता आगे होगी नहीं होगी, ईरान उसमें शामिल होगा नहीं होगा, ट्रंप साहब ने अब फिर पलटी मार ली है और उन्होंने जो है अब सीज फायर बढ़ाने से इनकार किया है। ये ट्रंप साहब का कहना है। ABC न्यूज़ है, अमेरिका का ही ज़मीरी, उसके संवाददाता हैं जोनाथन कार्ल। उनका कहना है कि ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के साथ सीज फायर को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। और कार्ल के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू के दौरान संकेत दिया कि संघर्ष का समाधान जल्दी होने वाला है और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप आगे 2 शानदार दिन देखने वाले हैं। और ट्रंप ने कहा कि किसी भी तरह से खत्म हो सकता है, लेकिन उन्होंने कूटनीतिक सफलता को प्राथमिकता दी। कार्ल के अनुसार ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि कोई समझौता बेहतर है क्योंकि तब वे फिर से निर्माण कर सकते हैं। अब सचमुच उनका शासन अलग है, चाहे कुछ भी हो, हमने कट्टरपंथियों को हटा दिया है, वे चले गए, अब हमारे बीच नहीं है। यानी सीज फायर नहीं होगा, युद्ध बंदी होगी, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। लेकिन ईरान इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हमने कट्टरपंथियों को हटा दिया है, अब सचमुच रिजीम चेंज हो गया है। ये रिजीम चेंज हो गया है। सैयद अब्बास अराक्ची अभी भी वहाँ बने हुए हैं विदेश मंत्री, गलिबाफ जो अभी भी संसद के स्पीकर बने हुए हैं, पेजेशियन राष्ट्रपति बने हुए हैं, और ट्रंप साहब बता रहे हैं कि हमने सारे कट्टरपंथियों को मार दिया और रिजीम चेंज हो गया, अब ये बेहतर जो है आ गया है। अब यही सारी चीजें हैं जिनकी वजह से अब उनके देश में ये कहा जा रहा है, उनके अपने जो सीनेटर्स हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इनको जो शक्तियां राष्ट्रपति के रूप में मिली हुई है कि ये युद्ध के समय सेना को निर्देशित करें, वो शक्तियां इनकी वापस ले ली जाए, नहीं तो पता नहीं क्या कर देंगे। और इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि उन सीनेटर्स की चिंता जो है वो कितनी वाजिब चिंता है, महत्वपूर्ण चिंता है। बहरहाल क्या कुछ होता है इस पर रहेगी लगातार नज़र, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, अजीबो गरीब खेल खेल रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम का उल्लंघन इसको कह रहा है ईरान की, कैसे उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की कर दी है। पूरी दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेता इसको लेकर कोशिश में है कि इस युद्ध का कोई निर्णय हो, इस युद्ध का कोई हल निकले, युद्ध खत्म हो। हालांकि अभी भारत की ओर से इस तरह की कोशिश नहीं हो रही है और उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चुनाव में व्यस्त हैं। जो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, लेकिन इन चुनाव के बाद शायद वो भी इसमें शामिल हो।
या फिर इसके पहले ही कुछ हो सकता है। बहरहाल दुनिया के जो तमाम महत्वपूर्ण देश हैं वो इस लड़ाई को ख़त्म कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब क्या कुछ होता है, लड़ाई ख़त्म होती है या अभी और गंभीर लड़ाई होनी बाकी है, इन सब पर रहेगी हमारी नज़र। बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।